हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और दोस्तों इसमें जो है आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 1 मैंने पिछले वीडियो में कराया है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से क्लिक करके आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम एक प्यारी सी सुंदर सी लाइन के साथ। और क्या है देखिए, आपको कभी एहसास नहीं होता कि आप कितने मजबूत हैं जब तक कि आपके पास मजबूत होना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। दोस्तों जब तक आपके पास ओनली वन चॉइस कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है ये विकल्प नहीं है आपके पास, तब तक आपको एहसास नहीं होता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो दोस्तों आप पहचानिए कि हम कितने स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। एक चॉइस हो आपके पास, एक डिसीजन हो आपका कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है दोस्तों। इट मीन्स यू नेवर रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, बीइंग स्ट्रॉन्ग इज द ओनली चॉइस यू हैव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं हम इस प्यारी सी थॉट के साथ आज का सेशन स्टार्ट। पहला जो हेडिंग है हमारा आज का है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल लॉरेंज बल। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं लॉरेंज बल क्या है। दोस्तों डच के भौतिक शास्त्री जिनका नाम था हेनरिक एंटून लॉरेंज, मैंने नाम लिख दिया है हेनरिक एंटून लॉरेंज, ये डच के भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने ये देखा कि मान लीजिए कोई हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई भी आवेशित कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गतिशील अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल को ही कहते हैं लॉरेंज बल, क्योंकि लॉरेंज ने इसका अध्ययन किया था तो अपने ही नाम के आधार पर उन्होंने इस बल का नाम लॉरेंज बल रखा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा हो कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण स्थिर अवस्था में रखा हो, वो गतिशील अवस्था में नहीं है, स्थिर अवस्था में है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। ये बल केवल तभी कार्य करता है दोस्तों जब यह गतिशील अवस्था में हो। ठीक है दोस्तों, तो इस बल को ही कहते हैं लॉरेंज बल। आइए समझते हैं इस लॉरेंज बल को हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अध्ययन के बाद ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो लॉरेंज बल है, मान लीजिए वो लॉरेंज बल को मैं F से प्रदर्शित करता हूँ। ठीक है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गतिशील अवस्था में होता है तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल सदैव आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आवेश के मान में, ठीक है, आवेश के परिमाण के मान में कम वृद्धि या कमी करने पर लॉरेंज बल का मान भी परिवर्तित होता था। अर्थात यहाँ ये देखा कि अगर मान लीजिए आपने आवेश के परिमाण को बढ़ा दिया तो लॉरेंज बल का मान भी बढ़ जाता है और Q के मान को कम करने पर लॉरेंज बल का मान कम हो जाता है। अर्थात ये इसके क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। इसी प्रकार से ये देखा गया कि ये लॉरेंज बल होता है F, ये सदैव चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन के साथ साथ लॉरेंज बल के मान में परिवर्तन होता है और ये कैसे होते हैं, एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाया जाएगा तो बल का मान भी बढ़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र को कम करने पर बल का मान भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ ये देखा गया कि जो लॉरेंज बल होता है, लॉरेंज बल लंब घटक, जब आवेश गतिशील अवस्था में है तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वेग होगा, उसकी कुछ ना कुछ चाल होगी। ठीक है दोस्तों, तो वेग चुंबकीय क्षेत्र में वेग के लंब घटक यानी कि v sin थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अब इन उपयुक्त नियमों को मिलाने पर, उपयुक्त नियमों को सबको मिला दीजिए, तो मिलाने पर तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा जरा देखें, F अनुक्रमानुपाती हो गया Q V और V sin थीटा। और दोस्तों यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, सपोज K है, Q V B sin थीटा, इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है
और यहाँ जो होता है k बराबर 1 होता है। तो दोस्तों k की जगह हम 1 रखेंगे तो लॉरेंज बल आएगा F बराबर QVB साइन थीटा, और यही होता है दोस्तों लॉरेंज बल को ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो चलिए हम लेते हैं विशेष स्थितियाँ। यदि थीटा बराबर 0 तो क्या होगा दोस्तों? यदि थीटा बराबर 0 मतलब इसका मतलब क्या है, जो आवेश है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिशील अवस्था में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, F बराबर हो जाएगा QVB और साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू दोस्तों 0 हो जाती है, इसलिए बल का मान पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात उस पर कोई भी किसी प्रकार का बल कार्य नहीं करेगा। दोस्तों अगर मान लीजिए आवेशित कण जो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि कोई भी कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील अवस्था में, यानी जिस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिशील अवस्था में है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगला लेता हूँ विशेष स्थितियाँ नंबर 2 कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर मान लीजिए कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत दिशा में, लंब दिशा में गतिशील अवस्था में है, तो क्या होगा दोस्तों? तो फिर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर F का जो मान आएगा QVB साइन 90 हो जाएगा दोस्तों, और साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1, F बराबर आ जाएगा QVB आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आ चुका है ये कितना आ गया, अधिकतम आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंब दिशा में गति करता है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होता है उसका मान सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बाद हम लेते हैं एक और स्थिति। यदि मान के चलिए थीटा बराबर क्या है, 180 है। 180 का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ 180 डिग्री का कोण बनाते हुए आवेश गतिशील अवस्था में, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश विपरीत दिशा में गतिशील अवस्था में है। यानी चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए इस दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा से गति कर रहा है। ठीक है, और कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा। तो फिर दोस्तों हमारा यहाँ पर F बराबर हो जाएगा QVB और साइन 180, और साइन 180 दोस्तों फिर से हमारा 0 हो जाता है, तो F बराबर 0, अर्थात हम यहाँ पर फिर देख पा रहे हैं कि बल का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है जब भी कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, और लंबवत गति करता है तो सबसे अधिक बल कार्य करता है। अर्थात दोस्तों हमने यहाँ से लॉरेंज बल के बारे में सीखा है। तो लेते हैं दोस्तों हम इससे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारे सामने स्क्रीन पर, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। यानी यहाँ पर मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र लिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें मैंने एक धारावाही चालक तार ले लिया है। ठीक है, धारावाही चालक लिया। देखो दोस्तों धारा जो बह रही है ऊपर की तरफ बह रही है, इसमें मैंने प्रवाहित होती हुई धारा दिखाई है इसे। ठीक है, और मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये कैसा रखा है, चालक थीटा कोण बनाते हुए रखा है। और दोस्तों हम जानते हैं जब चालक है तो इस पर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो भी काफी मात्रा में। तो मान लीजिए चालक की लंबाई क्या है दोस्तों, L लंबाई है। क्या लंबाई है, L है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, A है। मान लीजिए L लंबाई का और अनुप्रस्थ काट A क्षेत्रफल वाला एक हमारे पास चालक है जो कि चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण बनाते हुए रखा है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है स्मॉल I, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। दोस्तों इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो मैंने ले ली है स्मॉल n, प्रति एकांक आयतन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, स्मॉल n है। और इस पर जब ये धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात इसका मतलब है कि हमने इस पर कहीं ना कहीं विभवांतर लगा रखा होगा। जब विभवांतर लगाया दोस्तों तो उसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है एक नियत निश्चित वेग से गति करना स्टार्ट करेंगे चालक के अंदर, जिसको हम कहते हैं अनुगमन वेग। तो अर्थात ये जो चालक के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे चल रहे हैं, एक नियत निश्चित वेग अनुगमन वेग के साथ ये प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर जो धारा का मान निकलेगा, विद्युत धारा जो होगी चालक के अंदर प्रवाहित धारा क्या होगी, विद्युत धारा। इस विद्युत धारा का मान जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, I बराबर NEAVD होगा। ठीक है दोस्तों, इतना हम जानते हैं चालक में प्रवाहित धारा क्या होगी, उसका मान होगा I बराबर NEAVD। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हमने एक रिलेशन कराया था विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो ये वहीं से आया है। ठीक है, N क्या है, एकांक
आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या या मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए अनुपस्थित काट का क्षेत्रफल है चालक का, और वीडी अनुगमन वेग है मुक्त इलेक्ट्रॉन का, और ये धारा जो है ये प्रवाहित धारा है चालक के अंदर। ठीक है दोस्तों, इतना होगा। अब मान के चलिए मुझे इस पर निकालना, पूरे चालक पर बल निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर मैं बल देखूंगा कितना होगा। तो हम लिखेंगे चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा उसको मैं एफ डैश नाम देता हूं दोस्तों। कितना होगा, QVB sin थीटा इतना होता है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, लॉरेंज बल पढ़ा था। तो कोई गतिमान आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र में है, तो उस पर सदैव क्या लगता है, लॉरेंज बल लगता है। हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में निकालना है, या कह सकते हैं हम पहले एक इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में कितना बल लगेगा, इतना लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज और देखेंगे, क्या चेंज आएगा इसमें। जब इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में, तो यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा, अर्थात उसको मैं ई ले सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो v नहीं है, क्या रहेगा, vd रहेगा, अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं। तो इसके आधार पर हमने यहाँ पर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकाला, एफ डैश EVDB साइन थीटा के बराबर होगा। और थीटा क्या है, ये एंगल है जिस एंगल को बनाते हुए चालक रखा है। ठीक है दोस्तों, इतना बल लगेगा। अब हमको निकालना है इस पूरे चालक पर लगने वाला बल। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन है, कुल इलेक्ट्रॉन की अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या से इस बल में गुणा कर दी जाए, तो पूरे चालक पर लगने वाला बल आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले इस चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे पहले हम। तो हम निकालेंगे चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एकांक आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, उसमें क्या करना है, हम इसके आयतन से गुणा कर दें। आयतन यानी कि क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या निकल के आ गई। कितनी होगी दोस्तों, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा कुल आयतन। तो कुल आयतन से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाती है, यहाँ से चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल जाती है दोस्तों। तो इस चालक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इस संख्या को मैं क्या देता हूँ, कैपिटल N नाम दे देता हूँ। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N आ गई। अब मुझे निकालना पूरे चालक पर, हम लिखेंगे संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल। दोस्तों कितना बल लगेगा उसको मैं यहां ले लेता हूं, F, जो कि कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणा इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, अर्थात कैपिटल N, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो पूरे चालक पर लगने वाला बल आ चुका है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लग रहा है और कुल इतने इलेक्ट्रॉन है चालक के अंदर, सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे चालक पर लगने वाला बल निकल गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां से एफ डैश का मान जो है वो EVDB साइन थीटा है, और इनटू कैपिटल N का मान है स्मॉल n इंटू AL। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, N E A और ये VD, इन सबको एक साथ कर देते हैं, NEAVD, इन सबको मैंने दोस्तों एक साथ लिख दिया है। और जो बच गया हमारा, क्या बच गया, B बच गया, और ये L बच गया, और ये साइन थीटा बच गया, इनको मैंने अलग कर दिया। अब दोस्तों यहां से आप क्या देख रहे हैं, NEAVD क्या है, विद्युत धारा है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान है। तो हम यहां से लिख देंगे A बराबर, ठीक है, क्या है दोस्तों, ये धारा है I और BL साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसका रीजन लिख दिया है, क्योंकि I बराबर NEAVD होता है, और ये क्या है, समीकरण 1 में मैंने लिख रखा है, समीकरण 1 से।
ठीक है दोस्तों, तो कितना बल आ गया निकल कर, F बराबर IBL साइन थीटा बल निकल के आ चुका है। तो दोस्तों इस चालक पर लगने वाला जो बल होगा उसका मान कितना होगा, IBL साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। बिल्कुल ही सिंपल डेरिवेशन है और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। क्या है ये, इम्पोर्टेंट भी है, आप इसको जरूर तैयार कर लें। ठीक है, IBL साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए इसकी विशेष स्थितियां हो जाएंगी, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां कैसे करेंगे दोस्तों, हम इसको सदिश रूप में भी लिख लीजिए। आप पहले क्या करें, आप पहले इसको सदिश रूप में लिखें। यहां लिख देता हूं मैं इसको सदिश रूप में। दोस्तों सदिश रूप में कैसे लिखेंगे इसको, F वेक्टर बराबर IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस तरीके से इसको हम सदिश रूप में लिख लेते हैं। I बाहर हो जाएगा और L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दोस्तों ये क्या है, इसका सदिश रूप है। IBL साइन थीटा को सदिश रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए विशेष स्थितियों को मैं कहाँ दिखाता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं हम विशेष स्थितियाँ। पहला लेते हैं, यदि थीटा बराबर है 0। यदि थीटा बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बल का मान F बराबर IBL साइन 0, IBL साइन 0। दोस्तों इसका मतलब हो गया, थीटा बराबर 0 का मतलब है यदि चालक को आपने कैसे रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रखा है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है इस तरीके से, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर यदि हम लेते हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात हमने इस बार क्या रखा है, चालक को क्षेत्र के साथ कैसे रखा है, लंबवत रखा है, यानी कि इस प्रकार से था और इसको हमने लंबवत कर दिया ऐसे, तो इनके बीच में कितना एंगल बन गया दोस्तों, 90 एंगल बन गया चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच। तो फिर यहाँ से बल का मान कितना निकलेगा, IBL साइन 90, और साइन 90 का मान दोस्तों होता है 1, तो F बराबर आ जाएगा IBL। और दोस्तों ये जो मान आ गया वो क्या आ गया, अधिकतम आ गया, मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब ये होगा सबसे अधिक बल जो लगेगा तब लगेगा जब चालक कैसा रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। ठीक है दोस्तों, अब एक और कंडीशन ले लेते हैं, तीसरा। चलिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तीसरी कंडीशन। थर्ड क्या है, यदि मैंने इस बार ले लिया है थीटा बराबर 180। थीटा 180 का मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए पहले हमने रखा था इसको ऐसे, अब आपने इसको क्या कर दिया, पूरा 180 से घुमा दिया, ऐसे कर दिया है। अब भी तो ये दोस्तों कैसा रखा है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है ना, तो जब समांतर रखा होता है चालक तो कोई बल नहीं लगता, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई बल नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे हम बल का मान कितना लगेगा IBL साइन 180, और दोस्तों साइन 180 फिर से क्या हो गया, 0 हो गया, तो अर्थात बल का मान फिर से क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये फिर से क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र के साथ। ठीक है दोस्तों, तो जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा होगा तो कोई बल नहीं लगेगा, और जैसे धीरे धीरे एंगल बढ़ता जाएगा, लंबवत होने की कोशिश करेगा, बल का मान बढ़ता जाएगा, और लंबवत जब हो जाएगा सबसे अधिक बल कार्य करेगा। तो सदिश रूप में दोस्तों इस बल को लिखते हैं F वेक्टर बराबर QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दोस्तों इस नियम को हम इस प्रकार से लिखते हैं सदिश रूप में, तो आप इसका सदिश रूप भी अवश्य ही, ठीक है दोस्तों, तैयार कर ले, याद कर ले। तो इसको इस प्रकार से सदिश रूप में लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, अगर आपने ये समझ लिया है तो आइए समझते हैं, पहले हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझते हैं। दोस्तों फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है कि मान लीजिए आपके पास देखिए अंगूठा और उसके पास की 2 उंगलियां हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप क्या करें, इनको इस प्रकार फैला लीजिए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत आ जाए। देखिए ये दोनों लंबवत, ये आपस में लंबवत, और ये दोनों आपस में लंबवत, अर्थात हमने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया कि तीनों क्या आ गई, एक दूसरे के परस्पर लंबवत आ चुकी है। अब दोस्तों मान लीजिए यदि इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली, इसको बोलते हैं मध्यमा उंगली, इसको बोलते हैं अंगूठा। तो यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है और मध्यमा उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो सदैव अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और यही होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, यदि
तर्जनी, यदि तर्जनी उंगली चुंबक के छेद की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो दोस्तों सदैव अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आइए दोस्तों समझते हैं हम इसको फिगर की हेल्प से। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, और अब मैंने दिखाया इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र को इस दिशा में है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है, और इसमें मैंने एक धारावाही चालक तार रख दिया है, अर्थात एक चालक तार रख दिया है और लंबवत रखा है मैंने, और धारा बह रही है ऊपर की तरफ। अब दोस्तों हम इस पर बल निकालेंगे, इस पर कितना बल लग रहा होगा इसको ज्ञात करेंगे हम। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को फैला लिया है लंबवत एक दूसरे के, और दोस्तों इसको करना हमें कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो दोस्तों ऑलरेडी मेरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और दोस्तों इस उंगली को करते हैं हम सदैव चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, और धारा जा रही है ऊपर की तरफ। दोस्तों हमें भी इसको ऊपर करना होगा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों अंगूठा जो हो गया वो कैसा हो गया, इस तल के लंबवत अंदर की ओर हो गया। ठीक है, तल के लंबवत अंदर की ओर है, अर्थात इस पर जो बल लगेगा दोस्तों अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने समझा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब मैं इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कंडीशन को। जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र मैंने फिर से उसी दिशा में लिया है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यही है दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पर जो चालक लिया है ना उसकी दिशा को परिवर्तित कर दिया दोस्तों। इस बार मैं नीचे की ओर ले ली विद्युत धारा। कहाँ है विद्युत धारा, नीचे की ओर है। तो दोस्तों अब इस पर बल किस दिशा में लगेगा चालक पर, अब वो निकाल लेते हैं। एक बार फिर से हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ही लगाएंगे दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये जो रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगा, जो कि ऑलरेडी है, और दोस्तों ये जो उंगली है मध्यमा उंगली वो हमेशा धारा की दिशा में रहनी चाहिए। तो इसको मैं धारा की दिशा में कर देता हूँ। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा में, और दोस्तों अंगूठा जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इस तल के लंबवत, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर आ रहा है। दोस्तों यही दिशा होगी इस पर बल की दिशा, अर्थात ये जो चालक है इस पर इधर की तरफ एक बल कार्य करने लगेगा। दोस्तों मैंने यहाँ से इन दोनों फिगर के माध्यम से समझा कि फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम क्या है। आइए मैं समझाता हूँ इसको कि दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है, और हम और आप मिलकर के समझेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम। चलिए दोस्तों, दाएं हाथ की हथेली का नियम भी इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ही बताएगा, और वही दिशा आएगी दोस्तों इस नियम से भी यही दिशा आएगी जो इससे आ रही है निकल के। ठीक है, तो आपकी इच्छा है आप किसी भी एक नियम को अच्छे से याद करके इस एक नियम को ही अप्लाई करके आप चालक पर लगने वाले बल की दिशा को निकाल सकते हैं। दोनों याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक आप जरूर याद रखें, किसी भी चालक पर बल की दिशा आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें लगाते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। पहले दाएं हाथ की हथेली का नियम को समझते हैं। दोस्तों दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है, देखिए दायां हाथ कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है दायां हाथ। ठीक है, ये दायां हाथ होता है हमारा। देखिए सबसे पहले अंगूठा, दाएं हाथ के अंगूठे और अपने चारों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये परस्पर क्या हो जाए, लंबवत आ जाए। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, सबसे पहले दाएं हाथ का अंगूठा और उंगलियों को इस प्रकार फैला लें कि परस्पर लंबवत हो, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और यदि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं, अंगूठा धारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो सदैव हथेली से धक्का लगने की दिशा जो होगी दोस्तों वही क्या होगी, सदैव चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। हथेली से धक्का किधर लगेगा दोस्तों, मान लीजिए हथेली ये है तो इधर धक्का कैसे लगाएंगे हम, इधर को लगाएंगे। अर्थात ये भी कह सकते हैं दोस्तों हथेली की लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, यदि अपने दाएं हाथ के पंजे को पूरा इस प्रकार फैलाया जाए कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो, यदि उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं तथा अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो सदैव चालक पर लगने वाले बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। अर्थात हथेली से जिस दिशा में धक्का लगाया जाता है उस दिशा में होगी दोस्तों। यही है हमारा दाएं हाथ का नियम। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं हम कहाँ, इन दोनों की इस पर। ठीक है, देखिए पहले हम देखिए हमने दाएं हाथ फैला लिया अपना, ठीक है, और पंजा भी
पूरा पंजा फैला लिया, उंगलियां और अंगूठा। अब दोस्तों सबसे पहले ये देखें आप कि ये जो उंगलियां होती है वो कहाँ होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, तो मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किया। और दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो अंगूठा होता है धारा की दिशा में होता है, तो धारा ऊपर को है तो हमने ऊपर कर लिया। अब दोस्तों हथेली के लंबवत बाहर की ओर दे, यानी कि कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, बल इस दिशा में रहेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, देखिए जैसे कि मार कर रही है, तो कहाँ रहेगा, अंदर की ओर रहेगा, इस प्रकार से ये है, ठीक है, तो अंदर की ओर रहेगा, तल के लंबवत अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। आइए इस पर समझते हैं हम इसको। सबसे पहले अंगूठे को और उंगलियों को फैला लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को करिए आप, और अंगूठे को धारा की दिशा में, धारा नीचे है तो अंगूठा इस बार नीचे जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हथेली की लंबवत बाहर की ओर, यानी कि इस दिशा में होगा, कैसे रहेगा, इस दिशा में बल लगेगा। और दोस्तों यही जो दोनों दिशा निकल के आई थी हमारी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी आई थी। तो कहने का मतलब है दोस्तों आप दोनों में से किसी भी एक नियम का, ठीक है, एक नियम को अप्लाई करके आप किसी भी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, दोनों नियम एक ही बात को प्रदर्शित करते हैं, एक ही बात को बताते हैं, तो आप इन दोनों को अवश्य ही तैयार कर लें।